साथ विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। जोशीला जी नमस्कार। नमस्कार सैनी साहब, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, राम राम जी। राम राम। ये तो बड़ा धमाका हो गया हरियाणा की राजनीति में। देखो, बिल्कुल लोकसभा चुनाव चल रहा है और अभी 25 तारीख को हरियाणा प्रदेश में मतदान होना है। उसी के मद्देनजर जिस तरह से 3 निर्दलीय विधायकों ने एकदम से, जैसा लग नहीं रहा था, क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और कांग्रेस अभी दोनों जगह विपक्ष में है। उस हालात में जब अभी सरकार को लगभग 6 महीने बाकी हैं, तो 3 निर्दलीय विधायक और वो भी तीनों मजबूत नेताओं ने जिस तरह से एकाएक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है, निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ा फायदा इसका मिलेगा। न केवल तीनों विधानसभा क्षेत्रों में, बल्कि ये जो नेता हैं, इनका इन 3 जो लोकसभा क्षेत्र है, इनमें भी अपना एक प्रभाव है। चाहे वो करनाल लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र लोकसभा और चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र हो। बिल्कुल जी हाँ। तो एक चीज इससे और नजर आती है, जो राजनीतिक विश्लेषक जिस पे ज्यादा बात कर रहे हैं, वो ये है कि अगर सत्ता के साथ जुड़े हुए विधायक सत्ता को छोड़ के, सत्ताधारी पार्टी को छोड़ के सरकार से बाहर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो तो नेता लोग हैं, राजनीति की ज्यादा समझ रखते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि केंद्र में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं करने जा रही, नुकसान होने वाला है? देखो, जिस तरह के हालात हम प्रदेश में देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब हरियाणा प्रदेश और देश में लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ, तो उस समय ये हालात थे कि मोदी जी की आंधी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। लेकिन जो जो चुनाव चला और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, और उस 400 पार के नारे को लेकर ही कांग्रेस ने बड़े सवाल उठाए कि अगर 400 पार हो गया तो मोदी जी ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो लोगों के कुछ समझ में आनी शुरू हो गई। ना केवल हरियाणा प्रदेश, बल्कि जो दूसरे राज्य हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर, मजबूत होती जा रही है, और जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, वो धीरे धीरे कमजोर होती हुई जा रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं विभिन्न राज्यों में पोलिंग हो रही है, इस बार एक सबसे बड़ी चीज इस चुनाव में जो देखने को मिली, ना केवल हरियाणा की बल्कि पूरे देश की जनता चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रही। कहीं कोई उत्साह का माहौल दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए जो है 50%, 55%, 60% तक की पोलिंग हो रही है। तो निश्चित रूप से लोगों का, आम जनता का नेताओं से मन भर गया है, इतना तो निश्चित है। जहां तक आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है वो दोबारा से पड़ने जा रही या नहीं, ये तो अभी जिस दिन 4 तारीख को परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी जी धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे गेन कर रही है। अब वो कितना कर पाती है, वो इस तरह के नेता जब ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी को उसका एक बड़ा फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल। अभी 3 चरण के चुनाव हुए हैं और भगदड़ मच गई है। जी, दोबारा आपका प्रश्न दोहराइए। जो 2014 में माहौल था, जो 2019 में माहौल था, वो माहौल इस समय पे दिखाई नहीं दे रहा है, ना नरेंद्र मोदी के पक्ष में और ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। देखो, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। 2014 और 2019 का दौर तो 2024 में कतई दिखाई नहीं दे रहा। इस बार ना केवल हरियाणा बल्कि बहुत से राज्यों में, क्योंकि जो पिछला 5 साल का मोदी जी का टेन्योर रहा, उसमें कोरोना जैसी महामारी में लोग बड़े परेशान हुए। इसके अलावा लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान 13 महीने बैठे रहे। इसके अलावा चाहे वो खिलाड़ियों के मसले हों, महिलाओं से जुड़े हुए मामले हों, लगातार ही तो देश की जनता आंदोलनों पर मतलब अग्रसर रही, लोग आंदोलनरत रहे। तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी की सरकार को भुगतना पड़ रहा है। और उसी का नतीजा है कि मोदी जी के पक्ष में कोई एक तरफा लहर या एक तरफा माहौल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक बात है हरियाणा प्रदेश की,
मैं ऐसा समझ रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश में मोदी जी से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो खट्टर साहब का 9.5 साल का जो कार्यकाल रहा, उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो कैडर के लोग हैं, उनके लिए बहुत कुछ नहीं किया। उनके मान और सम्मान की तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो ऐसा लग रहा है कि जो कैडर का वर्कर है वो कहीं काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश में। वो उदासीन हो गया है जी। और एक और चीज है कि ये जो तीनों विधायक जो कांग्रेस को समर्थन दिया है जिन्होंने, उन्होंने भी ये बात कही है कि जन भावनाओं के दबाव में वो ऐसा कर रहे हैं। मतलब जो लोगों की भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध जिस तरह से हो रहा है, जज्बा के जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध जिस तरह से हो रहा है, वो किसान कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, दूसरे वर्ग कर रहे हैं, तो उनका गांव में घुसना भी बहुत सारी जगह पे कठिन हो गया है। तो ऐसी हालात को देखते हुए वो कांग्रेस की तरफ आए हैं, उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। तो देखो अगर हम एक पे बात करें तो क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनी उस इलाके की या उस नेता के आसपास जिसकी वजह से उन्हें आना पड़ा? सोमवीर सांगवान की हम बात कर लेते हैं, चरखी दादरी से आ रही है। सांगवान का आपके अध्यक्ष रहे हैं। मैं दर्शकों को तीनों ही विधायकों की राजनीतिक पृष्ठभूमि और तीनों ही विधायकों के जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में दर्शकों को बता दूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोमवीर सांगवान की, जिनका गांव चरखी गांव पड़ता है, चरखी दादरी के बिल्कुल साथ लगता हुआ है। सांगवान गोत्र बाहुल्य गांव है और वो खुद सांगवान खाप के जो है प्रधान हैं। इससे पहले भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे। उन्होंने अपनी जो राजनीति की शुरुआत है, शुरुआती समय में वो चौधरी देवीलाल या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल, उसके साथ रहे और इनेलो की वो टिकट मांग रहे थे। इसके बाद उन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उनकी जो मूल विचारधारा पिछले कई सालों से वो लगातार बीजेपी में रहे। अंततः ऐसे माहौल बने कि उनके मुकाबले बिल्कुल राजनीतिक रूप से नौसिखिया, जिनका गांव भी हल्के में नहीं पड़ता, उनका खुद का गांव बारडा विधानसभा में बलाड़ी पड़ता है, बबीता फोगाट, जिनको राजनीति का कह भी नहीं पता था, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया और सोमवीर सांगवान की टिकट काट दी। बबीता फोगाट की बहुत बुरी हार हुई और एक जो सेलिब्रिटी टाइप जो टिकट दी गई उसका नतीजा ये रहा कि सोमवीर सांगवान ने जन भावनाओं के अनुरूप इलाके की जनता को इकट्ठा किया। जनता ने उन पर दबाव बनाया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए और उन्होंने बबीता फोगाट ही नहीं, तमाम जो पार्टियों के प्रत्याशी थे, जिनमें पूर्व मंत्री चाहे सतपाल सांगवान जी खड़े थे, जेजेपी की पार्टी से, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इनेलो के थे, सभी को उन्होंने धूल चटा दी। उसके बाद हालात ये बनी कि जो चरखी दादरी का इलाका है वो ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है। हालांकि उसमें चरखी दादरी नगर परिषद का भी इलाका आता है, लेकिन वहां भी लगभग गांव के लोग ही ज्यादा रहते हैं। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि और खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। उनका किसान आंदोलन में इतना दबाव था कि सोमवीर सांगवान ने तब भी सरकार से समर्थन उल्टा ले लिया था और जो खट्टर साहब ने उनको जो चेयरमैन बनाया हुआ था, उन्होंने चेयरमैन से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन एकाएक सोमवीर सांगवान जी, फिर उसके बाद सोमवीर सांगवान का बड़ा स्वागत वहां हुआ। लोगों ने उनको अपना नेता माना कि ये नेता सरकार को छोड़ करके आ गया। लेकिन कुछ समय बाद जो ही किसान आंदोलन खत्म हुआ, सोमवीर सांगवान फिर से मनोहर लाल खट्टर जी के खेमे में फिर चले गए सरकार के पास। उसके बाद वो लगातार जब भी गांव में गए तो लोग उनसे एक ही प्रश्न करते थे कि इतनी जल्दी तो कोई नहीं बदलता जितनी जल्दी आप बदल गए। किसान आंदोलन में आपके कुछ बोल थे, अब आप कुछ बोल रहे हो। अंततः सोमवीर सांगवान को यह फैसला लेना पड़ा, क्योंकि बीजेपी के और जेजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। बहुत से गांव में जहां वो जाते हैं, जाट बाहुल्य गांव में, वहां उनका विरोध भी होता है, नारेबाजी होती है, काले झंडे दिखाए जाते हैं। उस लिहाज से अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए सोमवीर सांगवान ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का फैसला किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस दादरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा चेहरा मिला है, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस पार्टी के पास अधिकतर इस क्षेत्र में घिसे पिटे ही चेहरे दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनके आने से
बड़ा फायदा होगा। एक और जो सांगवान आपको, जी एक मैं और बताऊंगा बीच में, एक सांगवान खाप के बड़े नेता और रहे हैं, सांगवान सतपाल सिंह सांगवान जो पूर्व मंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हालांकि पहले ऐसी चर्चाएं थी कि वो खुद कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनके बीजेपी में जाने के बाद सोमवीर सांगवान के पास कोई और ऑप्शन या विकल्प भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है। जी बिल्कुल। सोमवीर सांगवान ने पिछले साल सितंबर में एक बयान दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अभी जब सतपाल सांगवान उनके प्रतिद्वंद्वी हैं लगातार, तो वो जब बीजेपी में चले गए तो उनको वहां पे कोई अपनी जगह दिखाई नहीं दी। मतलब ये भी एक कारण इसका हो सकता है। जी बिल्कुल, ये मैंने बता दिया आपको। जो बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात करें पुंडरी विधानसभा क्षेत्र की, जहां से निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन जो चेयरमैन भी रहे हैं इस सरकार में, बिल्कुल, उनकी जो पुंडरी विधानसभा क्षेत्र है वो भी किसान बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें रोड और जो जाट है उनके बड़े बड़े गांव हैं। विशेषकर रोड समुदाय के वहां बहुत ज्यादा जो है गांव हैं, और ये खुद भी एक रोड जाति से आते हैं। ये भी पीछे भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, बीजेपी की टिकट पर 3 चुनाव ये हार चुके हैं। चौथी बार इनकी टिकट काट दी गई थी, और इनके मुकाबले जो चौधरी वेदपाल एडवोकेट है वो भी रोड समुदाय से ही आते हैं, और वो खुद घरौंडा से टिकट मांग रहे थे। लेकिन घरौंडा से चूंकि सिटिंग विधायक हरविंदर कल्याण की टिकट पार्टी नहीं काट सकती थी, तो उस लिहाज से उनको पुंडरी से चुनावी मैदान में उतारा, और इस चुनाव में चौधरी वेदपाल एडवोकेट हार गए। जबकि रणधीर गोलन जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े तो कभी नहीं जीते, जबकि वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो जीत गए। यहाँ मैं दर्शकों को एक खास बात बताना चाहूंगा पुंडरी की। पुंडरी में पिछले 6 चुनाव लगातार निर्दलीय नेता ही जीते हैं, और कोई भी नेता अगर किसी पार्टी की टिकट ले आता है तो वो यहाँ हार जाता है। लेकिन जो ही वो नेता निर्दलीय चुनावी मैदान में आता है तो इलाके की जनता उसको सिर आंखों पर बैठा लेती है। रणधीर गोलन बीजेपी की पृष्ठभूमि के नेता है, लेकिन उनका एकाएक कांग्रेस को समर्थन करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और उसके पीछे भी कारण यही है कि जो रोड समुदाय है और जो जाट समुदाय है, जो एक बड़ा वोट बैंक रणधीर गोलन के पास है, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से रुष्ट दिखाई दे रहा है पिछले कई सालों से, जिसकी वजह से रणधीर गोलन को ये फैसला लेना पड़ा। जी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पड़ती है जहां से ये आते हैं, इनकी विधानसभा ये है पुंडरी। तो मुझे लगता है कि उसमें काफी असर पड़ेगा इनके कांग्रेस को समर्थन देने से। देखो बिल्कुल पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि अपने इलाके में काम करवाने के लिए लगातार लड़ते रहे हैं सरकारों के साथ। मतलब इन्होंने पीछे ध्यान दिया कि हम निर्दलीय विधायक है, काम करवाने के लिए ही सरकार में के साथ जाते हैं। देखो रणधीर गोलन एक सामाजिक, ये जो सोमवीर सांगवान और रणधीर गोलन दोनों ही समाज से जुड़े हुए सामाजिक आदमी हैं, और दोनों ही पंचायती आदमी हैं, आम जनता के बीच में रहते हैं। इनकी जवाबदेही अन्य विधायकों के मुकाबले ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि ये निर्दलीय लोगों ने जिताए हैं। ये किसी पार्टी के वोट बैंक के दम पर नहीं जीते हैं। निर्दलीय जो नेता जीतता है उसकी खुद की जवाबदेही बहुत ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह से मैं ये मान रहा हूं कि रणधीर गोलन के ऊपर भी बड़ा जनता का भारी दबाव था, जिसकी वजह से अंततः उनको ये फैसला लेना पड़ा। बिल्कुल जी। और अब बात करते हैं करनाल विधानसभा के अंदर जो नीलोखेड़ी करनाल लोकसभा के अंतर्गत जो आती है नीलोखेड़ी विधानसभा, वहां से नीलोखेड़ी के जो विधायक हैं धर्मपाल गोंदर, उनकी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की रही है। बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। उसके बाद टिकट कटने के बाद उन्होंने अपने इलाके की सरदारी को इकट्ठा किया और उन्होंने ये कहा कि धर्मपाल जी आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। वो जिस गोंदर गांव से आते हैं उस गांव में कई विधायक पहले भी रहे हैं और वो एक राजनीतिक गांव है।
उसकी वजह से धर्मपाल गोंदर ने चुनाव लड़ा और वो निर्दलीय जीते। इस सरकार में उनको बड़ी उम्मीदें थी कि कुछ ना कुछ उनको मिलेगा और उनके इलाके को भी मिलेगा, लेकिन वो तमाम उम्मीदें उनकी धूमिल हो गई। और वो तब हो गई जब उनके साथ लगते करनाल से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आते हैं, उसके बावजूद उनके इलाके में कोई काम नहीं हो पाए, उनको खुद को भी सरकार में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई। और उनका जो इलाका है नीलोखेड़ी, वो भी एक ग्रामीण बेल्ट है और वो एक ऐसी बेल्ट है जहां किसान आंदोलन का बड़ा असर रहा उस करनाल के क्षेत्र में। विशेषकर जो सरदार बाहुल्य जो गांव हैं, सिख बाहुल्य जो गांव हैं, उनमें बड़ा असर किसान आंदोलन का रहा। और आखिरकार धर्मपाल गोंदर को भी मजबूरी में कांग्रेस को अपना समर्थन देना पड़ा। इन तीनों नेताओं को अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए और अपना राजनीति में भविष्य सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस को अपना समर्थन देने। जी धर्मपाल गोंदर ने एक बड़ी मजेदार बात कही है जिस समय पे वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वो मनोहर लाल खट्टर के काफी करीब रहे हैं और उनको अपना नेता मानते रहे हैं, लेकिन हमारा तो सेनापति ही चला गया, तो अब हमारा क्या बचा इस सरकार में। तो देखो और काफी वो उसमें रहे हैं, एक नंबर गाड़ी उनके पास थी तो वो नंबर उन्होंने छोड़ा, तब भी काफी चर्चा में वो आए थे। तो ऐसे ऐसे वो काम करते रहते हैं जिससे वो चर्चित रहे, लगातार लोगों के बीच में रहे, काम करते रहे, काम करते हुए दिखते रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने बताई है अभी जनता का दबाव है, असल में हरियाणा की जो जनता है उसका मूड इन नेताओं ने भापा है, उसको देखा है और उस मूड के हिसाब से उन्होंने ये फैसला लिया है कि कांग्रेस को समर्थन दिया जाए। तो अब हम समर्थन वापिस लेंगे। क्या सरकार गिर सकती है? क्या सरकार अल्पमत में आ गई है? जैसी चर्चा चल रही है, जैसी दुष्यंत चौटाला ने कही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही कि अब वो अल्पमत की सरकार है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू कर देना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि एक थ्योरी ये भी आ रही है कि 6 महीने होने चाहिए और दूसरी थ्योरी ये भी है कि नए नेता का जो चुनाव हुआ है उसके 6 महीने के बाद ही चुनाव होने हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पे राजनीतिक उठापटक? देखो, मैं बिल्कुल एक कड़वी सच्चाई बताऊं दर्शकों को, सब कुछ डिपेंडेबल है कि 25 तारीख को हरियाणा की जनता और देश की जनता जो अलग अलग चरणों में चुनाव हो रहा है कहाँ वोट डालती है, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है। अगर 4 जून को मोदी जी तीसरी बार रिपीट हो जाते हैं, तीसरी बार बन जाते हैं, तो हरियाणा की सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। हो सकता है यही विधायक वापस समर्थन दे दें लिखित में। और अगर ये सरकार यहाँ बीजेपी की चलेगी और कांग्रेस पार्टी की बन गई तो हो सकता है जो 1-2 निर्दलीय विधायक और बैठा है वो भी कहीं ना कहीं समर्थन उल्टा ना ले ले। सब कुछ 4 तारीख के बाद ही डिपेंडेबल है। और आज के दिन सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है, क्योंकि जेजेपी के भी जिन नेताओं ने बीजेपी को समर्थन दिया है, संवैधानिक रूप से वो समर्थन दे नहीं सकते, क्योंकि पार्टी जब व्हिप जारी कर देगी वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। ठीक, अंदर खाने वो सपोर्ट कर देंगे, वो एक अलग बात है। निर्दलीय भी किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते बिना इस्तीफा दिए। ये जब से कानून बना है देश में, तब से बड़ी समस्या विधायकों और सांसदों को है। वरना तो हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ एक नेता एक दिन में 3-3 पार्टियां बदल देता था। बिल्कुल, आया राम गया राम का ये स्टेट है जी। वो चौधरी उदय भान जी के पिताजी ही रहे हैं जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, गयालाल जी। और दूसरी बड़ी बात, अभी मुझे नहीं लग रहा कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह की सैनी की सरकार को कोई खतरा है। जब तक ऊपर बीजेपी की सरकार है तब तक हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार को कोई खतरा वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है। जी लेकिन जो 25 तारीख आने वाली है, 25 मई जो आने वाली है, जिसके लिए सारी भागादौड़, सारी उठापटक चल रही है, उसमें क्या कितना फायदा आप समझते हैं कि कांग्रेस को मिलने वाला है, कांग्रेस के या इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं उनको मिलने वाला है, और कितना डैमेज
इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को लगेगा? देखो, राजनीति में जब भी कोई छोटा नेता हो या बड़ा हो, किसी भी पार्टी को छोड़ता है तो उस पार्टी को नुकसान होना लाजमी है, और किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी एक हवा बढ़ती है। अब जब 3 मौजूदा विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है, तो निश्चित रूप से जो कुछ एक न्यूट्रल वोट है या जो न्यूट्रल नेता है जो कहीं भी जाने की फिराक में है, उन सब के दिमाग में ये जरूर चलता है कि जब इतने बड़े नेता कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार तो नहीं आ जाएगी। उस चक्कर में बहुत से नेता और ज्वाइन कर लेते हैं। आपने और हमने देखा होगा, जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दोबारा से वापसी दिखाई दे रही थी, तब इंडियन नेशनल लोकदल के अधिकतर विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि बहुत सौ को टिकटें भी नहीं मिली। अधिकतर बड़े नेता, जिनमें इनेलो के प्रदेश माजरा, वो तक जो है बीजेपी ज्वाइन कर गए थे, क्योंकि तब उन लोगों को एक उम्मीद थी कि लगता है अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बढ़ा लेगी। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में लोग हर रोज शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में एक मुकाबला तो जरूर दिखाई दे रहा है, जो अब तक नहीं दिखाई दे रहा था पिछले 2 चुनाव में। बिल्कुल सही बात आपने कही। और दूसरी बात ये भी है कि जो लोगों के बीच में भी एक संदेश जाता है, एक हवा बनती है पार्टी की, और ऐसा लगता है कि जिस पार्टी में लगातार या जिस